अस्सलाम वालेकुम बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड। मैमल्स के अंदर ये दो लोब्स पर मुश्तमिल होता है जो कि लेरिंक्स के नीचे पाया जाता है। ये थायरॉक्सिन जिसको टेट्रा आयोडोथायरोनिन या T4 भी कहते हैं और ट्राई आयोडोथायरोनिन जिसको T3 भी कहते हैं वो प्रोड्यूस करता है। T3 और T4 दोनों का स्ट्रक्चर सिमिलर ही है। फ़र्क ये है कि थायरॉक्सिन के अंदर 4 आपको मिलेंगे आयोडीन एटम्स, जबकि ट्राईआयोडोथायरोनिन में आपको 3 आयोडीन एटम्स मिलेंगे। थायराइड जो है ये कॉन्टीन्यूसली एक्टिव होता है, लेकिन ये हायर लेवल ऑफ सिक्रीशंस प्रोड्यूस करता है जब ग्रोथ हो रही हो या सेक्सुअल मैचुरेशन हो रही हो या फिर स्ट्रेस की सिचुएशन हो, जैसा कि कोल्ड में या फिर हंगर में। थायरॉक्सिन और ट्राईआयोडोथायरोनिन ये 2 हार्मोन्स हैं जो कि एक ही तरह से काम करते हैं। ये मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज़ करते हैं बाय स्टिमुलेटिंग द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज एंड रिलीज ऑफ हीट एंड जनरेशन ऑफ ATP। तो ये मेटाबॉलिक रेट को इन्हेंस करेंगे, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करवा के इस तरह से हीट और ATP रिलीज़ होंगे। इसके अलावा ये सोमैटोट्रोपिन हार्मोन के साथ मिलके ग्रोथ में हेल्प करते हैं और ब्रेन सेल्स पर डायरेक्टली एक्ट करते हैं ताकि वो डिफ्रेंशिएट हो सकें ड्यूरिंग डेवलपमेंट। एम्फीबियंस में ये प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस को कंट्रोल करते हैं। अगर थायराइड ग्लैंड की सिक्रीशन कम हो तो टैडपोल लार्वा मेटामॉर्फोस होके फ्रॉग में कन्वर्ट नहीं हो सकता, बल्कि ये लार्जर साइज टैडपोल में ग्रो कर जाता है। तो मेटामॉर्फोसिस के लिए या फ्रॉग की मेटामॉर्फोसिस के लिए ये हार्मोन्स रिक्वायर्ड होते हैं। अगर थायरॉक्सिन की सेक्रेशन ज़्यादा हो जाए तो उससे ग्रेव्स डिजीज़ हो जाती है ह्यूमन बीइंग्स के अंदर, जिसमें एक्सोफ्थैल्मिक ग्वाइटर मतलब ग्वाइटर या गिलहड़ की बीमारी हो जाती है और मेटाबॉलिक रेट भी ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है। इस तरह से कार्डियक फेलियर भी हो सकता है। ग्रेव्स डिजीज़ की कॉज क्या है कि बॉडी के अंदर जो प्रोटीन है वो एबनॉर्मल प्रोटीन बनती है जो कि कॉन्टीन्यूसली थायराइड को स्टिमुलेट करती रहती है टू एक्सेसिव सेक्रेशन, कि वो अपनी सेक्रेशंस को रिलीज़ करे। अगर ये बाय बर्थ सेक्रेशन डेफिशिएंट हो तो कॉन्जेनिटली का मतलब होता है बाय बर्थ। अगर बाय बर्थ सेक्रेशन कम हो थायरॉक्सिन की तो इसकी वजह से क्रीटिनिज्म की डिज़ीज़ हो जाती है, जिसमें इंडिविजुअल नॉर्मली डेवलप नहीं हो सकता। वो इंडिविजुअल छोटा रह जाता है, उसके बाल होते हैं कहीं कहीं पे और बहुत ही खुरदरे से उसके बाल होते हैं। क्वार्ट्स का मतलब होता है खुरदरे, स्कैंटी मीन कहीं कहीं पे। थिक येलोइश स्केली स्किन होती है और मेंटली ये रिटार्डेड होते हैं। ये सेक्सुअली भी डेवलप नहीं हो सकते। ये तो था कि अगर बाय बर्थ सेक्रेशन कम हो तो। अगर लाइफ में कहीं बाद में जाके सेक्रेशन कम हो जाए थायराइड ग्लैंड की, आयोडीन शॉर्टेज की वजह से ऐसा हो सकता है, तो इसकी वजह से नेक जो है वो स्वेल हो जाएगी और गिलहड़ की बीमारी हो जाएगी जिसको ग्वाइटर कहते हैं, और इस तरह से एक्सेसिव फैट डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगी और वेट इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इस कंडीशन को मिक्सोडीमा कहते हैं। और इसमें हैंड्स और स्किन जो है वो पफीनेस शो करते हैं कि वो बहुत फूले हुए मोटे मोटे से हाथ और स्किन होती है। ऑल बॉडीली एंड मेंटल प्रोसेस आर रिटार्डेड। जितने भी बॉडी और मेंटल प्रोसेस जो हैं वो रिटार्ड हो जाते हैं।
कैल्शियम आयन की अगर कंसंट्रेशन ब्लड में ज़्यादा हो तो उससे कैल्सिटोनिन हार्मोन रिलीज़ होता है, और अगर कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन कम हो तो उससे उससे कैल्सिटोनिन का रिलीज़ जो है वो इनहिबिट हो जाता है। इस कैल्सिटोनिन की कमी या ज़्यादती कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को मुतासिर करती है, और कैल्शियम जो है ये इसका इफ़ेक्ट होता है नर्व पे, तो नर्व्स पे इफ़ेक्ट जो है वो भी मुतासिर हो जाएगा। इस तरह से स्केलेटन, मसल, ब्लड वो भी मुतासिर होंगे। कैल्सिटोनिन पैराथॉर्मोन हार्मोन के बिल्कुल ऑपोजिट काम करता है। नेक्स्ट आप पैराथॉर्मोन को स्टडी करेंगे। तो थायराइड ग्लैंड से तीन तरह के या आप कह लें कि 2 तरह के हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे हैं। थायरॉक्सिन और ट्राईआयोडोथायरोनिन ये एक ही कैटेगरी के हैं क्योंकि इनके फंक्शन सेम हैं। और दूसरा जो है वो है कैल्सिटोनिन। अब थायरॉक्सिन का या ट्राईआयोडोथायरोनिन का काम क्या होता है कि ये मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज़ करते हैं, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करवा के और बॉडी में हीट जनरेट करके। ये ग्रोथ में भी हेल्प करते हैं और ब्रेन सेल्स को डिफ्रेंशिएट होने में हेल्प करते हैं। एम्फीबियंस के अंदर ये मेटामॉर्फोसिस में रोल प्ले करते हैं। अगर थायरॉक्सिन की या थायराइड ग्लैंड की सेक्रेशन कम होगी तो टैडपोल लार्वा फ्रॉग का वो मेटामॉर्फोस होकर फ्रॉग में कन्वर्ट नहीं हो सकेगा, बल्कि ये लार्जर साइज टैडपोल में ग्रो करेगा। अगर थायरॉक्सिन की सेक्रेशन ह्यूमन बींग्स के अंदर ज़्यादा होगी तो उससे ग्रेव्स डिजीज़ हो जाएगी, जिसमें ग्वाइटर की डिज़ीज़ हो सकती है और मेटाबॉलिक रेट भी बढ़ जाएगा। इससे कार्डियक फेलियर भी हो सकता है। और ग्रेव्स डिजीज़ की वजह क्या है कि बॉडी में एबनॉर्मल प्रोटीन मौजूद होती है जो कि थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करती है टू एक्सेसिव सेक्रेशन। ये तो था कि अगर थायरॉक्सिन ज़्यादा प्रोड्यूस हो तो उससे होने वाली डिज़ीज़ को हम ग्रेव्स डिजीज़ कहते हैं। अगर थायरॉक्सिन कम हो और वो बाय बर्थ कम हो तो उससे होने वाली बीमारी को हम क्रिएटिनिज्म कहते हैं, जिसमें इंडिविजुअल नॉर्मली डेवलप नहीं हो सकता, वो छोटा रह जाता है, उसके बाल भी कहीं कहीं होते हैं और बहुत खुरदरे होते हैं, येलोइश थिक स्केली स्किन होती है और ये मेंटली भी रिटार्डेड होते हैं, सेक्सुअली डेवलप नहीं हो सकते। ये तो था कि अगर कॉन्जेनिटली थायरॉक्सिन की सेक्रेशन कम हो। अगर थायरॉक्सिन की सेक्रेशन लाइफ में कहीं बाद में जाके डेफिशिएंट हो जाए या कम हो जाए तो उसकी वजह से नेक की स्वेलिंग हो जाएगी, जिसको ग्वाइटर कहेंगे, और बॉडी वेट इंक्रीज़ हो जाएगा क्योंकि फ़ैट एक्सेसिव डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगी, मेटाबॉलिक रेट कम हो जाएगा, जो बॉडी के अंदर फैट्स हैं वो यूटिलाइज नहीं होंगी। तो इस कंडीशन को हम मिक्सोडीमा कहते हैं। अब दूसरा हार्मोन जो है वो है कैल्सिटोनिन, जो कि कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन को ब्लड के अंदर कंट्रोल करने में हेल्प करता है। अगर कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी तो कैल्सिटोनिन रिलीज़ होगा और ये कैल्शियम आयन को स्टोर करवाएगा, और अगर कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन ब्लड में कम हो जाएगी तो उस दौरान कैल्सिटोनिन भी रिलीज़ नहीं होगा। तो इसका काम होता है कि एक्स्ट्रा कैल्शियम को स्टोर करवाना, और अगर ये कैल्सिटोनिन का लेवल कम ज़्यादा हो जाए तो उसकी वजह से कैल्शियम मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट ग्लैंड है हमारे पास पैराथायराइड। ये थायराइड ग्लैंड के अंदर ही एम्बेडेड होता है और थायराइड ग्लैंड के जो लेटरल लोब्स हैं उनके पोस्टीरियर पार्ट में मौजूद होता है। ये जो हार्मोन प्रोड्यूस करता है उसको पैराथॉर्मोन कहते हैं और ये बिल्कुल कैल्सिटोनिन के ऑपोजिट वर्क करेगा। अब कैल्सिटोनिन में आपने देखा था कि अगर कैल्शियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो कैल्सिटोनिन रिलीज़ होगा, और अगर कैल्शियम की कंसंट्रेशन कम होगी तो कैल्सिटोनिन रिलीज़ नहीं होगा। जबकि इसमें क्या होगा कि अगर कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन कम होगी तो पैराथायराइड हार्मोन स्टिमुलेट होगा और पैराथॉर्मोन की प्रोडक्शन होगी,
या फिर पैराथॉर्मोन रिलीज़ होगा। और अगर कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो ये रिलीज़ नहीं होगा। अगर इसकी एक्टिविटी कम हो जाए या पैराथॉर्मोन की सेक्रीशन कम हो जाए तो ब्लड में कैल्शियम आयन का लेवल भी ड्रॉप हो जाता है, जिसकी वजह से मस्कुलर टेटनी हो सकती है। और अगर इसकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो जाए तो इससे बोन्स डीमिनरलाइज्ड हो जाएंगी और रिकेट्स की बीमारी हो सकती है, क्योंकि बोन्स में आमतौर पर कैल्शियम डिपॉजिट होती है और अगर पैराथायराइड की एक्टिविटी ज़्यादा हो गई है तो पैराथॉर्मोन ज़्यादा रिलीज़ होगा और पैराथॉर्मोन सारी कैल्शियम जो कि बोन्स वगैरह में स्टोर हुई होती है उसको निकाल के ब्लड में ले आएगा, जिसकी वजह से बोन्स वीक हो जाएंगी और डीमिनरलाइज्ड हो जाएंगी, रिकेट्स की डिज़ीज़ हो जाएगी। इस तरह से किडनी स्टोन्स भी बन सकती हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा कैल्शियम जो है वो किडनीज़ में चली जाएगी और किडनीज़ में जाके वो एकमलेट हो जाएगी तो किडनी स्टोन्स बन जाएंगी। तो दोनों कंडीशंस ही बहुत मुहलिक होती हैं। तो अगर इसकी कंसंट्रेशन पैराथॉर्मोन की कम होगी तो मस्कुलर टेटनी होगी और अगर इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो रिकेट्स की डिज़ीज़ होगी। नेक्स्ट हमारे पास है आइलेट्स ऑफ लैंजरहैंस, मतलब पेंक्रियाज। इसमें आपको बता रहे हैं कि ये पेंक्रियाज के जो हार्मोन्स हैं ये पिट्यूटरी ट्रॉफिक हार्मोन, जिनको सोमेटोट्रोपिक हार्मोन या फिर एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन कहते हैं, उनके कंट्रोल में है और ये डायरेक्टली रिस्पॉन्ड करते हैं टू द लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज। ब्लड में ग्लूकोज के लेवल के अकॉर्डिंगली ये रिस्पॉन्ड करते हैं। आइलेट्स में बीटा सेल्स मौजूद होते हैं जो कि जिनमें इंसुलिन प्रोडक्शन होती है और कुछ तादाद अल्फ़ा सेल्स की होती है जो कि ग्लूकागॉन को सेक्रेट करते हैं। आमतौर पर इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करती है और ये किस तरह से करती है, जिस इन ग्लाइकोजन सिंथेसिस को इंक्रीज़ करवा के और ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन को इंक्रीज़ करवा के। तो ब्लड में जब ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होगा तो इंसुलिन रिलीज़ होगी और इंसुलिन उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करवाएगी और बाकी जो है वो सेल यूटिलाइज कर लेंगे। इसके अलावा ये ग्लूकोज को लिपिड और प्रोटीन में कन्वर्ट करवाएगी। इस तरह से ग्लूकोज का लेवल ब्लड में डिक्रीज़ हो जाएगा। अगर इंसुलिन हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्लाइकोजन को लिवर और मसल्स में इंसुलिन जो है ये लिवर और मसल्स में ग्लाइकोजन की हाइड्रोलिसिस को, ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन को इनहिबिट करती है। अगर इंसुलिन प्रॉपर प्रोड्यूस ना हो तो उसकी वजह से डायबिटीज़ मेलिटस की डिज़ीज़ हो सकती है, जिसको हम शुगर की बीमारी कहते हैं। इसकी सिम्टम्स क्या हैं कि ब्लड में शुगर का लेवल हाई हो जाएगा, क्योंकि इंसुलिन नहीं होगी, इंसुलिन ही शुगर को कंट्रोल करती है। तो अगर इंसुलिन नहीं है तो शुगर का लेवल बढ़ जाएगा, यूरिन में भी शुगर रिलीज़ होगी और बॉडी का जो ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम है, जो वाटर का बैलेंस है, वो भी मुतासिर हो जाएगा, नर्वस सिस्टम भी मुतासिर हो जाएगा। टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स जो कि फ़ैट में होते हैं, जिनको ग्लूकोज की एनर्जी चाहिए होती है ऑक्सीडाइज होने के लिए, वो भी एक्युमुलेट होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ग्लूकोज ब्रेक डाउन नहीं हो सकता जब इंसुलिन नहीं होती तो, बल्कि ग्लूकोज ब्लड में रहता है या फिर यूरिन के ज़रिए रिलीज़ होता है। तो जब तक ग्लूकोज ब्रेक डाउन नहीं होगा उसकी एनर्जी रिलीज़ नहीं होगी। फ़ैट को या फ़ैट के टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स को ऑक्सीडाइज होने के लिए ग्लूकोज की एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो अगर ग्लूकोज की एनर्जी नहीं होगी तो टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे और वो किडनी से लॉस्ट होंगे और उनके लॉस्ट होने का या किडनी से निकलने का एक ही तरीका है कि वो वैल्यूएबल मेटल कैटाइंस को भी अपने साथ लेके जाएंगे। इस तरह से जो हमारे मेटल कैटाइंस हैं वो भी हमारी बॉडी से रिलीज़ हो जाएंगे, जैसे कि सोडियम वगैरह। तो बॉडी जो है वो डिहाइड्रेट भी हो जाएगी और अगर
एक्सेस इंसुलिन प्रोड्यूस हो तो उससे शुगर की यूटिलाइजेशन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि ब्लड में शुगर का लेवल कम हो जाता है, जिसको हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, जिसकी वजह से नर्व और मसल फंक्शनिंग मुतासर हो जाती है, क्योंकि नर्व्स को और मसल्स को काम करने के लिए एटीपी रिक्वायर्ड है और वो एटीपी ग्लूकोज के ब्रेक डाउन से ही आती है, तो नर्व्स और मसल्स प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर सकेंगे। तो इंसुलिन अगर कम होगी तो उससे डायबिटीज़, या बिल्कुल नहीं होगी तो डायबिटीज़ मेलिटस की डिज़ीज़ होगी, और अगर इंसुलिन की ज़्यादती होगी तो उससे नर्व और मसल फंक्शनिंग अपसेट हो जाएगी। नेक्स्ट हार्मोन है हमारे पास ग्लूकागॉन, जो कि अल्फा सेल से रिलीज़ होता है, और ग्लूकागॉन इंसुलिन के बिल्कुल ऑपोजिट वर्क करता है। एंटागोनिस्टिक का मतलब होता है ऑपोजिट, और इसका काम क्या होता है कि ये ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज़ करवाता है। और ये ऐसा किस तरह से करता है, ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करवा के लिवर और मसल्स के अंदर जो ग्लाइकोजन स्टोर हुई होती है उसको ब्रेक डाउन करके उसमें से ग्लूकोज रिलीज़ करवाता है ब्लड के अंदर। तो ब्लड में जब ग्लूकोज का लेवल कम होगा तो ग्लूकागॉन रिलीज़ होगा, और ये ग्लाइकोजन को अपने स्टोरेज पॉइंट से ब्रेक डाउन करवा के उसमें से ग्लूकोज को रिलीज़ करवाएगा। इसके अलावा ये फैट्स को भी ब्रेक डाउन करवाता है और उसमें से ग्लूकोज को रिलीज़ करवा के ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करता है। ग्लूकागॉन की एबनॉर्मेलिटीज़ जो हैं ये कम ही देखने में मिली हैं। अगर अल्फ़ा सेल्स के ऊपर ट्यूमर प्रोड्यूस हो जाए तो उसकी वजह से ग्लूकागॉन की सेक्रेशन ज़्यादा हो जाएगी और ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से अल्फ़ा सेल्स भी मुतासर हो जाएंगे। बल्कि आई थिंक सो यहाँ पे कोई मिस्टेक है। ट्यूमर्स ऑन द बीटा सेल विल कॉज एक्सेस ग्लूकागॉन सेक्रेशन एंड कॉन्सिक्वेंटली हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल, और इस तरह से बाकी जो सेल्स हैं वो भी मुतासर होंगे।